स्वागत है आप सभी का सिविलियंस में। तो पिछला क्लास में हम लोगों ने सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में इसमें हम लोगों ने आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ा और फिर आज़ाद हिंद सरकार के बारे में भी पढ़ा। सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे और सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये था सुभाष चंद्र बोस के बारे में। और फिर हम लोगों ने मुस्लिम लीग के बारे में भी पढ़ा। मुस्लिम लीग का जो गठन होता है उस दिन उस गठन से लेकर के पाकिस्तान का विभाजन तक, पाकिस्तान विभाजन किस तरीके से पाकिस्तान का विभाजन होता है, ये सारा मैंने पिछला वीडियो में बता रखा है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद ही आपको आज के क्लास को देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अगला टॉपिक। इस क्लास का जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। देखते हैं आज सबसे पहला टॉपिक, अगस्त प्रस्ताव। ये कब आता है? 1940 ईस्वी में। वायसराय लिन लिथिको के द्वारा 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया। इंपॉर्टेंट है पहला लाइन ही। सीधा क्वेश्चन आउट होगा यहाँ से कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो डेट भी आपको याद रखना है कि 8 अगस्त 1940 को आया था। किसके द्वारा लाया गया था ये? तो लिन लिथिको के द्वारा। ये कौन थे? तो वायसराय थे। अब इसमें क्या क्या बात रखा गया था देखते हैं। तो सबसे पहला बात, अगर द्वितीय विश्व युद्ध में भारत अंग्रेज़ों का साथ देता है तो उनके लिए हम डोमिनियन स्टेट की बात रखेंगे। अब सीधा सीधी एक वर्ड में ये पूरा कंप्लीट लाइन को याद रखिए कि सबसे पहले डोमिनियन स्टेट का ही बात रखा गया था। और डोमिनियन स्टेट के बारे में मैंने आपको पिछला वीडियो में पढ़ा रखा है। सबसे पहले डोमिनियन स्टेट की बात कौन रखते थे, कौन रखे थे? तो मोतीलाल नेहरू। लेकिन ये अंग्रेज़ों ने पारित नहीं होने दिया। ये मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार नहीं किया था। मोतीलाल नेहरू ने जब डोमिनियन स्टेट का बात रखा था तो मुस्लिम लीग इसको स्वीकार नहीं होने दिया था। मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था, जिस कारण से ये सफल नहीं हो पाया था। और फिर बाद में जिन्ना के द्वारा दिया जाता है 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला। ये भी अंग्रेजों के द्वारा पारित नहीं किया जाता है। उसके बाद आते हैं जवाहरलाल नेहरू और ये बोल देते हैं कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए बल्कि पूर्ण स्वराज चाहिए। यानी कि पूर्ण स्वराज के बाद कौन रखते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू। तो ये सारा चीज़ मैंने आपको पिछला वीडियो में बता रखा है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। फिलहाल इधर ध्यान देते हैं। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब अंग्रेज़ों ने भारतीयों से कहा कि अगर आप मेरा साथ देते हैं, भारतीयों से कहा कि अगर भारतीय मेरा साथ देते हैं, किसका साथ? तो अंग्रेज़ों का साथ देते हैं, तो हम डोमिनियन स्टेट का बात रखेंगे। उसके बाद सेकंड है कि वायसराय की परिषद में भारतीयों की संख्या को बढ़ा दी जाएगी। यानी कि जो काउंसिल है वायसराय का, इस कंप्लीट में, यानी कि इस परिषद में जितना भी मेंबर था उसमें तो मैक्सिमम अंग्रेज था। अब इसमें ये बोला गया कि इसमें भारतीयों की संख्या को हम बढ़ा देंगे। यानी कि अंग्रेज मान के चलिए, अंग्रेज के छोड़िए, सिंपल सा समझिए कि इसमें भारतीयों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा बस। फिर तीसरा पॉइंट है कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का भी विचार किया जाएगा। अभी तक भारत में अपना संविधान नहीं है, तो वही बोला गया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा के गठन के बारे में भी हम कुछ सोचेंगे। तो ये 3 बात रखा गया था, ये तीनों आपको याद रखने हैं।
तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आउट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 8 अगस्त 1940 को। इसमें कौन कौन सा बात रखा गया था? तो पहला बात ये था डोमिनियन स्टेट का, बस एक ही वर्ड में आपको याद रख लेना है कि डोमिनियन स्टेट। सेकंड क्या था? तो जो वायसराय का जो परिषद होता था उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। देखिए वायसराय क्या होता है, गवर्नर जनरल क्या होता है, ये सब हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल ये समझ लीजिए कि वायसराय वो पद है, और इसी के साथ अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद संविधान बनाने के बाद संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का भी विचार रखेंगे। बस ये 3 फैक्ट सबको याद रखने हैं। और ये जो प्रस्ताव है किनके द्वारा लाया गया था? तो वायसराय लिनलिथगो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये कब आता है? तो 1940 ईस्वी में। 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने पवनार, महाराष्ट्र का एक जगह है, नामक स्थान से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। तो सीधा लाइन आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किनके द्वारा शुरू किया जा रहा है? तो गांधी जी के द्वारा। कब? 1940 में। देखिए इसमें होता क्या था, मोटा मोटी समझ लीजिए आप, कि अभी क्या हो रहा है ना कि अंग्रेज, देखिए अंग्रेज तो भारत में अभी शासन कर ही रहे हैं, और जितना भी भारत के लोग हैं, तो भारत के लोग अंग्रेज़ों के अधीन ही अभी रह रहे हैं। तो अब गांधी जी सोच रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए कितना सारा आंदोलन हो चुका है। हमने दांडी मार्च देखा था। दांडी मार्च किस तरीके से गांधी जी नमक कानून तोड़ता है अंग्रेज़ों का। फिर हमने पढ़ा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि सारा अंग्रेज़ों चीज़ों का बहिष्कार करना है हम लोग को सविनय अवज्ञा के द्वारा, यानी कि अंग्रेज जो भी चीज़ बोले उसी का अपोजिट। ये था सविनय अवज्ञा, यानी प्यार से अंग्रेजी चीज़ों को मना करना, प्यार से, ज़्यादा इसमें हो हल्ला नहीं। ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर अभी तक हम लोगों ने मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ लिया था, और उससे पहले भी बहुत सारा आंदोलन हुआ था, जो था जैसे कि असहयोग आंदोलन हो गया। फिर जालियांवाला बाग जैसे हत्याकांड हो गया था। अंग्रेज तुर्की का विभाजन भी कर दिया था। इतना सारा चीज़ हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। तो अब गांधी जी चाहते हैं कि भारतीयों के दिल से जो अंग्रेज़ों का डर है, उस डर को ख़त्म करना है हमें। क्लियर है? समझिए, देखिए गांधी जी भारतीयों को बोले, भारतीयों से क्या बोल रहे हैं कि अब भारतीयों को, यानी कि सभी भारतीयों से बोल रहे हैं कि अब अंग्रेज़ों से डरने का ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज अगर तुम्हें गिरफ्तार करेंगे तो हम छुड़ा लेंगे। कौन? गांधी जी, क्योंकि गांधी जी थे वकील। तो भारतीयों को ये बोल रहे हैं कि अब अंग्रेज़ों से डरना नहीं है, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो अच्छा से जो मर्जी वो भाषण दे देना है हम लोग को, और अगर अंग्रेज़ गिरफ्तार करेंगे तो हम आपको छुड़ा लेंगे। यानी कि शॉर्ट में समझ जाइए कि आपको भाषण देना है अंग्रेज़ों के खिलाफ, और अगर अंग्रेज़ आपको गिरफ्तारी करेंगे तो करने दीजिए। इतना सारा बात गांधी जी बोलते हैं सभी भारतीयों को। क्लियर है? तो देखिए यहाँ से पढ़ते हैं। तो इसमें महात्मा गांधी द्वारा चुना हुआ सत्याग्रही पूर्व निर्धारित स्थान पर भाषण देकर अपनी गिरफ्तारी देता था। बस वही जो गांधी जी बोले कि देखिए सभी व्यक्तियों को, यानी सभी भारतीयों को, देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये वाला व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसी में बोला जा रहा है कि गांधी जी के द्वारा सभी भारतीयों को ये बोला जा रहा है क्या, कि आप सब खुद अंग्रेज़ों के खिलाफ भाषण दीजिएगा, और अगर अंग्रेज जेल भेज देता है तो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना गांधी जी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भारतीयों के दिल में जो अंग्रेज़ों के प्रति डर छाया हुआ है, ये डर खत्म हो सके। क्लियर है? तो इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं हम, इसमें महात्मा गांधी द्वारा चुना हुआ
सत्याग्रही यानी कि कोई भी सिंपल सा व्यक्ति जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह में, वो क्या करेंगे, वो पूर्व निर्धारित स्थान पर भाषण देकर पहले भाषण देंगे और अपनी गिरफ्तारी भी दे देंगे। क्लियर है। अब इस सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही यानी कि सबसे पहले सत्याग्रही यानी कि सत्याग्रह करने वाले कौन थे, नाम याद रखना है आपको, विनोबा भावे, और दूसरा कौन थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा कौन थे तो ब्रह्मदत्त। ये 3 नाम आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इस सत्याग्रह के थ्रू मतलब इस सत्याग्रह की सबसे प्रथम सत्याग्रही कौन थे तो विनोबा भावे, फिर हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, और फिर हो गए ब्रह्मदत्त। और इस आंदोलन को ही दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिकल करते हैं हम लोग। देखिए, कल के क्लास में मैंने बताया था यानी पिछला क्लास में कि दिल्ली चलो का जो नारा है, दिल्ली चलो का नारा ये किसने दिया था तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। लेकिन दिल्ली चलो आंदोलन किस में कहा गया तो ये कहा गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह में। चलिए एक बार समअप करते हैं। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब होता है 1940 ईस्वी में, 17 अक्टूबर 1940 में। इसमें गांधी जी क्या बोलते हैं कि आप अंग्रेजों के खिलाफ भाषण दीजिए और गिरफ्तारी भी दे दीजिए। तो इसमें गांधी जी जो द्वारा मतलब चुना हुआ सत्याग्रही पूर्व निर्धारित स्थान पर भाषण देकर अपनी गिरफ्तारी देता था। अब सबसे पहले सत्याग्रही यानी कि इस सत्याग्रह के मतलब इस सत्याग्रह से सबसे पहले जेल जाने वाले कौन थे तो विनोबा भावे यानी कि सबसे प्रथम सत्याग्रही, और दूसरा सत्याग्रही कौन थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा थे ब्रह्मदत्त। और इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। तो इतना सारा फैक्ट सबको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा क्रिप्स प्रस्ताव। इम्पोर्टेंट है, डेट याद रखना है, डेट नहीं ईयर 1942 ईस्वी में आया था ये। अब इसमें क्या कहा गया देखते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के लिए क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया। इम्पोर्टेंट है। तो क्रिप्स प्रस्ताव का भारत आ रहा है 1942 में। इसने भारतीयों के आगे यह प्रस्ताव रखा कि यदि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय उनका साथ देंगे तो युद्ध के बाद एक भारतीय संघ बनाया जाएगा, राज्यों को स्वायत्तता दी जाएगी, वायसराय के परिषद में भारतीयों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। यानी कि एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये और कुछ नहीं, जो अभी हम लोग हम लोगों ने पढ़ा अगस्त प्रस्ताव, इसी चीज़ को रिपीट किया है। इस प्रस्ताव में तो सारा चीज़ को भारतीयों द्वारा इतना सारा जो बात बोला गया था, डोमिनियन स्टेट, और फिर वायसराय के परिषद में भारतीयों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, संविधान सभा का बात रखा जाएगा, ये सब नहीं माना। भारतीयों ने ये सब अस्वीकार कर दिया, यानी कि अगस्त प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। और सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट किया जा रहा है क्रिप्स प्रस्ताव में, इसमें भी वही सब बात रखा जा रहा है, जिस कारण से कांग्रेस ने इसे इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और गांधी जी द्वारा इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है ना, जिसका जो वैलिडिटी रहता है वो एक्सपायर हो जाता है। जैसे कि मान के चलिए कोई चेक है, इसका कोई टाइम है कि इतना तारीख तक आप पैसा निकाल सकते हैं, अगर वो डेट एक्सटेंड हो जाए तो ये पोस्ट डेटेड चेक हो जाता है। तो वही है, गांधी जी द्वारा इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा गया, यानी कि ये पोस्ट डेटेड हो गया है, पोस्ट डेटेड हो चुका है एक चेक की बात ही। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने इसे दिवालिया होने वाला बैंक शब्द जोड़ दिया। दिवालिया होने वाला बैंक, दिवालिया मतलब क्या होता है, बहुत ही कर्जा में डूब चुका है, उसी को कहते हैं दिवालिया। और क्रिप्स प्रस्ताव भी फाइनली असफल रहा। एक बार शॉर्ट में देखते हैं। तो क्रिप्स प्रस्ताव कब आ रहा है 1942 में। इसमें क्या बोला गया, तो इसमें वही सब बात बोला गया जो पहले बोला गया था। किसमें
तो अगस्त प्रस्ताव में, जिस कारण से कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा। एक चेक का जो मतलब वैलिडिटी रहता है वो 3 महीना तक का रहता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है, यानी कि पोस्ट डेटेड हो जाता है। तो वही बात गांधी जी के द्वारा बोला गया, पोस्ट डेटेड चेक। नेहरू जी ने बोला कि ये दिवालिया होने वाला बैंक है, मतलब दिवालिया होने वाला बैंक शब्द जोड़ दिया गया और इस तरह से क्रिप्स प्रस्ताव पूरी तरीके से असफल हो गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब गांधी जी बोल दिए भारत छोड़ो, अब शुरू हो रहा है भारत छोड़ो आंदोलन। इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। ये कब हुआ था? तो इसका डेट सहित आपको याद रखना है, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को। इसको अगस्त क्रांति भी बोला जाता है। तो देखिए, यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया और इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू को दी गई थी। तो शुरुआत किया जा रहा है महात्मा गांधी के द्वारा, लेकिन इस आंदोलन के जो सारा रूपरेखा है वो कौन तैयार कर रहे हैं? तो जवाहरलाल नेहरू। यह आंदोलन मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ होना था, लेकिन अंग्रेजों ने ऑपरेशन 0 आवर के तहत सभी नेताओं को रात में ही गिरफ्तार कर लिया, अतः यह आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। देखिए हो क्या रहा है। जैसे ही अंग्रेज़ों को पता चलता है इसके बारे में, कि अब भारत छोड़ो आंदोलन करके कुछ शुरू हो रहा है भारत में, भारत छोड़ो आंदोलन, तो अंग्रेज़ों ने दिमाग लगाया कि क्यों ना इस आंदोलन को नेतृत्व विहीन ही कर दिया जाए, यानी कि इस आंदोलन में कोई लीडर बचे ही ना। तो इसीलिए अंग्रेज़ों ने शुरू किया ऑपरेशन 0 आवर। 0 आवर कहने का मतलब है यहाँ पे रात के 12 बजे इसको ऑपरेशन, मतलब इसको 0 आवर बोला जाता है, 0 आवर। और इसके तहत अंग्रेज़ों के द्वारा रातों रात जितना भी, मतलब जिस फील्ड से जो भी नेता इस आंदोलन को करेगा उसी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये अंग्रेज़ों के द्वारा शुरू किया गया। क्लियर है? तो जब अंग्रेज़ों के द्वारा ऑपरेशन 0 आवर शुरू किया गया तो ये आंदोलन हो गया नेतृत्वहीन, यानी कि इसका मतलब लीडरशिप करने के लिए कोई नहीं था। फिर गुप्त रूप से मदन मोहन मालवीय ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, जिन्हें महामना कहा जाता है। देखिए, अंग्रेज़ों के द्वारा कौन सा, मतलब क्या एक्शन लिया जाता है इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए? ऑपरेशन 0 आवर। तो ये बात तो लगभग पूरा भारत में पता चल ही जाएगा, मतलब सब रातों रात गिरफ्तार हो रहे थे। तो इसीलिए गुप्त रूप से, यानी कि किसी को बताए बिना, यानी चुपके कौन? मदन मोहन मालवीय ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। गुप्त तरीके से कौन कर रहे हैं? मदन मोहन मालवीय जी, और इनको महामना कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। फिर उषा मेहता ने रेडियो पर इसका प्रसारण कर दिया। अब जितना भी भारतीय हैं सब अपने तरीके से इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। जैसे कि मदन मोहन मालवीय ये तो गुप्त तरीके से कर रहे हैं, उषा मेहता रेडियो पर इसका प्रसारण कर रहे हैं। क्लियर है? अब उसके बाद देखिए, राजेंद्र प्रसाद को अंग्रेजों ने तो सबको गिरफ्तार करते गया। तो देखिए, राजेंद्र प्रसाद को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो बिहार, पटना, यानी पटना बिहार का जगह है, पटना बिहार की राजधानी, तो पटना के बांकीपुर जेल में गिरफ्तार किया गया था। किसको? तो राजेंद्र प्रसाद को। फिर जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग, जो कि झारखंड में है, हजारीबाग जेल में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जयप्रकाश नारायण जेल से भाग जाते हैं।
उसके बाद महात्मा गांधी तथा सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में गिरफ्तार कर लिया गया था। आगा खां पैलेस जो कि पुणे में है, में गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर महात्मा गांधी द्वारा भूख हड़ताल किया गया। अब देखिए, अब जो महात्मा गांधी अभी देखिए 1942 का समय आ चुका है और गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो 1869 ईस्वी में हुआ था। यानी कि लगभग गांधी जी अभी लगभग 72-73 साल के हो चुके हैं और इस एज में गांधी जी कर रहे हैं भूख हड़ताल। क्लियर है? तो समझ सकते हैं गांधी जी की कुर्बानी के बारे में आप। इस एज में भूख हड़ताल करना, वो भी 72 से 73 साल की एज में, ये काफ़ी बड़ी बात है। तो वही गांधी जी अब भूख हड़ताल पर बैठ गए और जब महात्मा गांधी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, क्योंकि गांधी जी अब इतने ज़्यादा एज के हो चुके थे और इस एज में भूख हड़ताल करना बहुत बड़ी बात है और इसीलिए गांधी जी का स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ने लगा, काफ़ी बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगा और अंग्रेज़ों को लग गया कि अब गांधी बचने वाला नहीं है। भाई 72-73 साल का ओल्ड पर्सन कितना मतलब भूख हड़ताल में कितना देर जीवित रहेगा। तो अंग्रेज़ों को लगा कि अब गांधी जी बचने वाला नहीं है यहाँ पे। और अंग्रेज का जो ये रहता है, हाँ, विंस्टन चर्चिल। देखिए, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहने वाले कौन थे? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ये जो थे, ये प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। जब गांधी जी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में गए थे लंदन, तो वहाँ पे विंस्टन चर्चिल गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहे थे। अर्धनग्न फकीर। और विंस्टन चर्चिल गांधी जी से इतना नफरत करते थे कि जब पता चला कि गांधी जी अभी भूख हड़ताल कर रहे हैं तो गांधी जी का जो अंतिम संस्कार का भी तैयारी करने लगे विंस्टन चर्चिल और बहुत सारे मतलब सब ये लोग। तो वही है कि जब महात्मा गांधी मतलब भूख हड़ताल पर बैठ गए ना, महात्मा गांधी तो भूख हड़ताल पर बैठ गए और जब ये बात पता चल रहा है कि गांधी का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा भी बिगड़ रहा है गांधी जी का, और ये बात जब पता चला अंग्रेज़ों को, खासकर विंस्टन चर्चिल को, विंस्टन चर्चिल तो गांधी जी से नफरत करता ही था बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी के अंतिम संस्कार तक की तैयारी कर दिया ये लोग। और जब गांधी जी को ये बात पता चला कि ऐसा मतलब यहाँ तक ये लोग आ चुका है, तब गांधी जी भूख हड़ताल देते हैं त्याग करके। और जैसे भूख हड़ताल त्यागे उसके बाद गांधी जी, हालांकि थे तो नरम दल के, लेकिन यहाँ गांधी जी अब थोड़ा उग्र रूप ले लिए और बोल दिए करो या मरो। इम्पोर्टेंट है ये नारा बहुत बार एग्जाम में आया है कि करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो आंसर हो जाएगा गांधी जी। यानी कि अब गांधी जी का ही मतलब नारा हो गया कि करो या मरो, यानी कि अब अंतिम स्टेज पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो क्लियर है, करो या मरो गांधी जी के द्वारा दिया जाता है। अब गांधी जी बोल दिए अब कैसे भी करके हमें आज़ादी चाहिए, इसीलिए करो या मरो। तो 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 7 छात्रों को पटना सचिवालय के पास झंडा यानी कि तिरंगा फहराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा मार दिया गया था। और इस घटना को सचिवालय हत्याकांड कहते हैं। और गोली चलवाने का जो आदेश दिया था वो दिया था वहाँ के जिलाधिकारी आर्यस ने। देखिए एक बार शॉर्ट में देखते हैं यहाँ से। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन, ये तो शुरुआत हो चुका है। और जब ये शुरुआत हुआ तो अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन 0 आवर के तहत सभी नेताओं को गिरफ्तार करने लगा। और जब यह आंदोलन नेतृत्वहीन होने लगा, मतलब यह आंदोलन धीरे धीरे नेतृत्वहीन होने लगा, और जिस कारण से इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया जाता है वो अलग अलग तरीक़ों के द्वारा किया जाता है ताकि अंग्रेज़ों को पता न लग पाए। तो गुप्त तरीके से कौन आंदोलन करते हैं? मदन मोहन मालवीय, याद रखना है। उषा मेहता रेडियो पर प्रसारण करता है। फिर राजेंद्र प्रसाद ये बिहार के जो पटना है उस जेल से, मतलब वो बिहार के पटना के बांकीपुर जेल में इनको कैद रखा जाता है। फिर जयप्रकाश नारायण को भी कैद कर लिया जाता है हजारीबाग जेल में, लेकिन वे वहाँ से भाग जाते हैं।
और फिर महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को आगा खान प्लेस पुणे में है, वहाँ पे गिरफ्तार किया जाता है। फिर महात्मा गांधी वहीं पे भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और महात्मा गांधी का जब स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगा, अंग्रेज़ों को लगा कि अब गांधी जी नहीं बचेंगे, तो उनके अंतिम संस्कार की तैयारी भी करने लगते हैं, जिस कारण गांधी जी भूख हड़ताल त्याग देते हैं और फिर करो या मरो का नारा देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, सचिवालय हत्याकांड। सचिवालय हत्याकांड में क्या हो जाता है, जब पटना के छात्र तिरंगा झंडा लेकर के तिरंगा झंडा फहराने के लिए आगे बढ़ रहा था, तभी पुलिस, वहाँ की जो पुलिस रहता है, उन पुलिसों के द्वारा उन पर गोली चला दिया जाता है और गोली चलाने का जो आदेश है वो आरएस के द्वारा दिया जाता है। तो इनमें एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सचिवालय हत्याकांड कब हुआ था, तो 11 अगस्त 1942 को। ये डेट आपको याद रखना है। फिर इसी आंदोलन के दौरान बलिया जिला कहाँ पे है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, यानी कि बलिया जिला में जीतू पांडे ने अपनी स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर लिया तथा नाना पाटिल ने महाराष्ट्र के सतारा में समांतर सरकार की स्थापना कर लिया और फिर धीरे धीरे यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे सचिवालय हत्याकांड का डेट आपको याद रख लेना है और फिर ये दोनों पॉइंट एक बार पढ़ लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पूछ सकता है एग्जाम में, ये वाला नाना पाटिल वाला तो। अब है बेवेल योजना। ये कब आता है, 1945 ईस्वी में बेवेल योजना। तो भारत के वायसराय कौन, बेवेल। अभी कौन है वायसराय, बेवेल है। और इससे पहले कौन था, तो लिनिथिगो। तो इनका कार्यकाल खत्म हुआ, अब बेवेल यहाँ पे वायसराय बने हैं। तो बेवेल द्वारा भारत के सभी राजनीतिक दलों में आपसी समन्वय बनाए रखने के लिए तथा भारत की स्थिति सामान्य बनाने रखने के लिए 14 जून 1945 को क्या होता है, तो एक बेवेल योजना आता है भारत। और इस योजना में बहुत सारा बात कहा गया है, समझते इसको। देखिए, बेवेल योजना कब भारत आता है, 1945 में। इसका मेन टारगेट क्या रहता है, तो भारत के जितना भी लोग हैं सब में आपस में समन्वय बनाने के लिए, यानी कि भारत को एकजुट रखने के लिए बेवेल योजना भारत आता है। क्लियर है? तो भारत के सभी राजनीतिक दलों में आपसी समन्वय बनाए रखने के लिए, भारत की स्थिति सामान्य बनाए रखने के लिए 14 जून 1945 को एक योजना बनाया गया और इस योजना को क्या बोला गया, तो बेवेल योजना। बेवेल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए भारत के ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला, देखिए जम्मू कश्मीर का जो राजधानी है उसका 2 राजधानी है, एक है शिमला और एक है जम्मू। जम्मू जो है वो शीतकालीन राजधानी है और ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन है, तो शिमला। सॉरी ये नहीं है, एक मिनट। सॉरी, अभी जो मैंने आपको बताया थोड़ा गलती हो गया। ये जो श्रीनगर है, श्रीनगर ये है जम्मू कश्मीर का ग्रीष्मकालीन राजधानी। और फिर जम्मू है यहाँ क्या, शीतकालीन राजधानी। और जो शिमला है, ये वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का राजधानी। तो ये सही है। अगर जम्मू कश्मीर का शीतकालीन राजधानी पूछे तो जम्मू हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछे तो श्रीनगर हो जाएगा और हिमाचल प्रदेश का जो राजधानी है वो शिमला हो जाएगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया था बोलने में।
तो देखिए इधर बेवेल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए भारत के ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया और इसको बोला गया शिमला सम्मेलन। क्लियर है। अब देखते हैं शिमला सम्मेलन में क्या क्या बात रखा गया। तो शिमला सम्मेलन कब होता है? 25 जून 1945 को। इम्पोर्टेंट डेट याद रखना है आपको, 25 जून 1945 को। इसमें बोला गया था, देखिए इस सम्मेलन में विभिन्न राजनीतिक दलों के 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितना? तो 22 प्रतिनिधियों ने। इसमें मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना तथा कांग्रेस की ओर से अबुल कलाम आज़ाद ने भाग लिया। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि मुस्लिम लीग की ओर से कौन थे? जिन्ना, और कांग्रेस की ओर से अबुल कलाम आज़ाद। ये नाम दोनों इम्पोर्टेंट है। कुल 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान रखा गया था। तो सबसे पहला, वायसराय के 14 सदस्यीय परिषद में वायसराय तथा सेनापति का पद ब्रिटेन के पास रहेगा और बाकी जितना भी पद है उसमें भारतीय रहेंगे। यानी कि मान के चलिए जैसे कि 14 पद है कहाँ के? तो वायसराय का जो परिषद होता था, जो काउंसिल होता था उसमें, तो उसमें जो सबसे पहला पद होता था वायसराय का और फिर और सेनापति का। उन्हें यानी कि वायसराय का पद और सेनापति का पद बोला गया कि ये दोनों पद ब्रिटेन के पास रहने दो, और बाकी जितना भी पद बचा है, बाकी 12 बचा, तो इस 12 को 6 पार्ट में तोड़ दिया। देखिए अच्छा समझिए, कुल मेंबर कितना था? 14 में से एक वायसराय और एक सेनापति का पद, ये दोनों रहेगा ब्रिटेन के पास। और जो बचा पद है, कितना बचा? 12 पद, और 12 में से आधा 6 गो और आधा 6 गो, तो ये 6 रहेगा, इसमें हिंदू सदस्य रहेगा, और ये जो 6 बचा इसमें मुस्लिम सदस्य रहेगा। इस तरीके से इसमें प्रस्ताव रखा गया था बेवेल योजना में। क्लियर है। तो वायसराय के 14 सदस्य परिषद में वायसराय तथा सेनापति का पद ब्रिटेन के पास रहेगा और बाकी जितना पद बचा हुआ है उसमें भारतीय रहेंगे। फिर परिषद में 12 सदस्यों में 6 मुस्लिम सदस्य और 6 हिंदू सदस्य रहेंगे, अर्थात हिंदू तथा मुस्लिम की संख्या समान रहेगी। यहाँ तक तो ठीक चल रहा था, विभाजन भी ठीक ठाक हुआ। अब विवाद होता है यहाँ पे। तीसरा पॉइंट और एक चीज़ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद भारतीय खुद का संविधान बनाएंगे। ये भी बात इसमें रखा गया कि देखिए बोला गया कि अभी मान के चलिए देश आज़ाद अगर हम लोग कर दे रहे हैं, तीसरा पॉइंट में क्या रखा गया, मान के चलिए देश अगर आज़ाद हम लोग कर दे रहे हैं तो आप लोग भारत को चलाइएगा कैसे? सवाल उठा। भारत को चलाने के लिए आपको सरकार चाहिए, और सरकार चलाने के लिए यानी कि नियम कानून चाहिए, और नियम कानून का जो बुक रहता है, यानी कि देश कैसे चलेगा इस सब के लिए एक बुक रहता है, उसी को कहा जाता है सिंपल से आपको मैं समझा रहा हूँ, उसी को बोला जाता है संविधान। और यही भारत के पास नहीं था, जिस कारण से बोला कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद भारत खुद का संविधान भी बनाएंगे। क्लियर है। तो इतना था। अब प्रॉब्लम क्या हुआ? तो प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, देखिए मुस्लिम लीग जो था वो हर जगह टांग अड़ाते आ रहा था, तो यहाँ भी अड़ा दिया। देखिए मुस्लिम लीग का क्या कहना था कि 6 मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम लीग से ही किया जाए। ये कर दिया एक नया परेशानी, यानी कि 12 सदस्य में से देखिए 14 टोटल था, एक वायसराय एक सेनापति, ये तो ब्रिटेन के पास ही रहेगा। बचा 12 में से 6 रहेगा हिंदू, 6 रहेगा मुस्लिम। अब मुस्लिम लीग का कहना था कि ये जो 6 मुस्लिम सदस्य हैं, ये 6 का 6 सदस्य केवल मुस्लिम लीग से ही रहेगा, मुस्लिम लीग। तो बाकियों ने तो कांग्रेस ने सवाल खड़ा कर दिया, क्यों 6 मुस्लिम लीग से क्यों रहेगा? कांग्रेस इस पर असहमति जताया और मुस्लिम लीग का कहना था कि केवल और केवल हमको मुस्लिम लीग से ही मेंबर चाहिए यहाँ पे। तो इसीलिए ये यहाँ पे विवाद हो जाता है।
तो कांग्रेस इस बात पर असहमति दिखाई, जिस कारण 14 जुलाई 1945 को लॉर्ड बेवेल ने यह घोषणा कर दिया कि शिमला सम्मेलन विफल हो गया। यानी कि इसी विवाद के कारण शिमला सम्मेलन भी आपका सफल नहीं हो पाया। तो समझ गए होंगे यहाँ तक। एक बार समाप्त करते हैं। शिमला सम्मेलन आपका कब आता है? 25 जून 1945 को। ये क्यों आता है उससे पीछे भी थोड़ा कहानी था। ये बेवेल योजना ये आया ही था भारत में सबको एकजुट करने के लिए। 14 जून 1995 को एक योजना बनाया कि भारत को मतलब आपस में समन्वय बनाए रखने के लिए और सभी राजनीतिक दलों में आपसी समन्वय बनाए रखने के लिए और भारत की स्थिति को भी सामान्य बनाने के लिए एक सम्मेलन बनाया, एक योजना बनाया। उसी को बोला गया बेवेल योजना। और बेवेल योजना का जो विचार विमर्श है उसका जो आयोजन है वो शिमला में किया गया। इसीलिए इस सम्मेलन का नाम रखा गया शिमला सम्मेलन। कब? 25 जून 1945 को। इसमें कुल 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग की ओर से कौन थे? जिन्ना। कांग्रेस की ओर से अबुल कलाम आज़ाद। अब इसमें क्या क्या बात रखा गया? वही 14 सदस्य में से 2 पद ब्रिटेन के पास रहेगा, पहला वायसराय और दूसरा सेनापति। उसके बाद जो 12 सदस्य बचा उसमें 6 सदस्य मुस्लिम और 6 सदस्य हिंदू रहेंगे। अब इसमें मुस्लिम लीग ने ये टांग खड़ा कर दिया, ये टांग अड़ा दिया कि 6 मुस्लिम सदस्य केवल और केवल मुस्लिम लीग से ही रहेगा बस। जिस कारण से कांग्रेस इस पर असहमति जताई और बेवेल ने यह बोल दिया कि देखिए शिमला सम्मेलन विफल हो गया। उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। कब आता है? मार्च 1946 को। अब इसमें क्या होता है? तो देखिए कैबिनेट मतलब क्या होता है, सिंपल सा समझ लीजिए। जो मुख्यमंत्री जो रहता है मंत्री। अब मंत्रियों में भी कौन सा? तो सबसे ऊंचा लेवल का जो मंत्री रहता है उसी को बोला जाता है कैबिनेट मंत्री। अभी मैं आपको ये पॉलिटिकल के डेफिनेशन से नहीं समझा रहा हूँ, पॉलिटिक्स के डेफिनेशन से सिंपल सा समझा रहा हूँ कि मंत्री का पद में जो सबसे ऊंचा मंत्री रहता है वही है कैबिनेट मंत्री। और उन्हीं में इसीलिए इसका नाम पड़ गया कैबिनेट मिशन। तो इसमें क्या होता है? तो इंग्लैंड के लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री नाम है क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली क्या घोषणा करता है कि 1948 तक ब्रिटिश हिंदुस्तान छोड़ देंगे। कब तक? 1948 तक। उसके बाद अब आज़ादी का धीरे धीरे स्टार्टिंग हो चुका है। तो अब आज़ादी का जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाते हुए क्या बोला जा रहा है? देखिए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इटली ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को, यानी कि जो सबसे टॉप का जो मंत्री होता है, यानी कि सबसे नीचे होता है जो मंत्री, उससे ऊपर मंत्री, यानी कि सिंपल सभी में अपना लैंग्वेज में बोलचाल की लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। सबसे ऊंचे लेवल का जो यानी कि ऊंचे पद का जो मंत्री होते हैं वही है कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्रियों को 24 मार्च 1946 को भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। अब कैबिनेट मिशन में कुल 3 मंत्री थे। ये 3 मंत्री याद रखना है आपको। अब कौन सा मंत्री? तो कैबिनेट मंत्री। पहला था क्रिप्स, फिर अलेक्जेंडर और फिर लॉरेंस। और लॉरेंस जो थे अध्यक्ष के पद पे थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉरेंस। अब कैबिनेट मिशन ने 2 प्रावधान दिए। पहला कि संविधान सभा का गठन हो जाए, संविधान सभा का प्रावधान दिया गया और इसमें 389 सदस्य शामिल थे। और फिर अंतरिम सरकार का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष पद पे कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और उपाध्यक्ष के पद पे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। देखिए अंतरिम सरकार क्या होता है? तो अंतरिम सरकार में फ़िलहाल आप इतना समझ लीजिए कि भारत चलाने के लिए, क्योंकि भारत के पास अभी अपना संविधान तो नहीं है, तो भारत चलाने के लिए तो सरकार चाहिए। और सरकार अभी भारत अभी आज़ाद हुआ ही नहीं है, बस होने वाला है। तो भारत किस तरीके से चलेगा,
इसका मतलब इन लोगों के पास अभी हैबिट नहीं है, यानी कि सरकार चलाने का एक्सपीरियंस, यानी कि एक प्रकार का एक्सपीरियंस बोल सकते हैं कि सरकार कैसे चलेगा इसके बारे में भारत अभी अज्ञात है, जिस कारण से अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार में क्या होगा कि कोई भी मुख्य काम करने से पहले एक उसका रफ काम किया जाता है। जिस तरीके से मान के चलिए कोई आप नोट्स बना रहे हैं, तो नोट्स में क्या होता है कि सबसे पहले आप रफली कोई बातों को लिखेंगे, हाँ इस तरह करके, बाद में उसको अच्छा से फेयर तरीके से लिखेंगे। तो उसी तरह से अंतरिम सरकार होता है कि सरकार चलाने, अभी तो सरकार चलेगा भारत में, तो उसका एक प्रकार का प्रैक्टिस है, ये वाला प्रैक्टिस समझ लीजिए कि अब भारत में सरकार कैसे चलेगा, उसका प्रैक्टिस करने के लिए अंतरिम सरकार मतलब बनाया गया है। तो अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष रहते हैं वो कौन रहते हैं, याद रखना है आपको, माउंटबेटन। और उपाध्यक्ष कौन रहते हैं, जवाहरलाल नेहरू। तो देखते हैं एक बार शॉर्ट में। तो कैबिनेट मिशन कब भारत आता है, मार्च 1946 में। तो इसमें 3 मंत्री टोटल रहते हैं, पहला क्रिप्स, फिर अलेक्जेंडर, फिर लॉरेंस। लॉरेंस कौन रहते हैं, तो अध्यक्ष के पद पर रहते हैं। अब कैबिनेट मिशन ने 2 प्रावधान दिए, मतलब 2 प्रावधान किए कि पहला संविधान सभा का गठन, मतलब संविधान सभा का गठन किए, इसमें कुल 389 सदस्य थे। और फिर एक अंतरिम सरकार बनाए, यानी कि परमानेंट सरकार, यानी कि एक अस्थायी सरकार चलने से पहले एक प्रकार का प्रैक्टिस कि मतलब पहले सरकार चलाना सीखो, तो उसी को कहा गया अंतरिम सरकार। तो उसके अध्यक्ष पद पे कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और उपाध्यक्ष पद पे कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। अब आगे समझिए। अब कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिस कारण भारत में सांप्रदायिक दंगे बढ़ने लगा। अब यहाँ पे कल की क्लास या फिर पिछला क्लास में अगर आप देखे होंगे तो मैंने आपको सारा चीज़ ये सब बता रखा है कि भारत में किस तरीके से पाकिस्तान का मांग किया जाता है और पाकिस्तान के प्रस्ताव को किस तरीके से, यानी सॉरी हाँ, किस तरीके से मुस्लिम लीग का गठन होता है। मुस्लिम लीग का गठन से लेकर के पाकिस्तान का निर्माण तक इतना सारा कहानी मैंने आपको पिछला क्लास में बता रखा है। तो उस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अभी जिन्ना ने तो पाकिस्तान का मांग अभी तक कर दिया है। ये पिछला वीडियो अगर आप देखें तो समझ में आ रहा होगा अभी। तो जिन्ना अभी पृथक पाकिस्तान के लिए तुला हुआ है। तो इसमें यानी कि कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान का जो प्रस्ताव रखा था जिन्ना के द्वारा, यानी कि जिन्ना को अलग पाकिस्तान चाहिए था, वो इसमें अस्वीकार कर दिया जाता है, जिस कारण भारत में बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे फैलने लगा। और मैंने आपको कल के वीडियो में बता रखा था कि सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे कहाँ फैला था, तो बंगाल में फैला था। बंगाल में, अब बंगाल में भी कौन सा जगह, तो नोआखाली। नोआखाली में ये चीज़ मैंने आपको बता रखा है। तब आगे देखते हैं। अब जब भारत में सांप्रदायिक दंगे बढ़ने लगा बहुत ज़्यादा, तो कैबिनेट मिशन में कुछ नहीं कर पाया। तो देखिए, जिस समय भारत में दंगे बढ़ रहे थे उस समय बेवेल ने इटली को सुझाव दिया कि हमारे लिए बेहतर होगा कि हम भारत की समस्या को भारतीयों के भाग्य पर छोड़कर इंग्लैंड वापस चले जाएं, जिसे ब्रेकडाउन पॉलिसी कहा गया। और कैबिनेट मिशन भी वापस घूम के चला गया, कुछ नहीं कर पाया भारत में आके। हालांकि प्रस्ताव रखा था, अंतरिम सरकार बन चुका था, लेकिन भारत को आज़ादी अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि अभी भारत में बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे फैल चुका है। और भारत का और इन लोग का सबसे मतलब ये प्रायोरिटी था कि भारत को जितना ज़्यादा हो सके एकजुट रखा जाए, मतलब भारत का विभाजन नहीं किया जाए। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहा है, इस दंगा को देखकर यह नहीं लगता था कि भारत को एक साथ मतलब एकजुट करके रखा जा सकता है। तो अब आता है माउंटबेटन योजना। देखिए क्या है ये। तो इसमें कहा गया कि भारत को यथासंभव संयुक्त रखा जाए, यानी कि इसमें भी प्रायोरिटी किसको दिया जा रहा है, भारत को एकजुट करके रखने को, यानी कि भारत को खंडित नहीं करना है। तो जिस प्रकार भारत में सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहा था, उस स्थिति को देखते हुए भारत को संयुक्त रखना संभव नहीं था और इसी कारण तनाव में
बाल्कन प्लान के तहत भारत का विभाजन कर दिया गया। ये चीज़ मैंने आपको पिछला वीडियो में बता दिया था कि किस तरीके से भारत का विभाजन किया गया था, तो उस वीडियो को देखिए। अगर आप देखें तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे। तो अभी भारत में तो हिंदू मुस्लिम सब लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम तो लड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। जिन्ना को चाहिए अलग पाकिस्तान, जिन्ना का नारा ही था, यानी मुस्लिम लीग का नारा ही था कि बांटो और आज़ाद करो, बांटो और आज़ाद करो, आज़ाद करो। तो देखिए अब अभी भारत के सामने दो कंडीशन है कि देश को आज़ाद भी करना है और पाकिस्तान जिन्ना को चाहिए ही चाहिए। तो जिस कारण से भारत को आज़ादी करना मतलब भारत को आज़ाद करना भी ज़रूरी था, लेकिन भारत अभी जिस तरह से सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहा था, भारत को रोकना मतलब एकजुट करना तो पॉसिबल था नहीं, जिस कारण से प्रेशर में आकर के भारत को विभाजन कर दिया गया और पाकिस्तान को मतलब मुस्लिम जिन्ना को पाकिस्तान दे दिया गया और अपना भारत अभी खंडित होके रहे है। तो वही है कि बाल्कन प्लान के तहत भारत का विभाजन दिया करके, क्योंकि देश को आज़ाद कराना भी जरूरी था। उसके बाद 4 जुलाई 1947 को भारत की स्वतंत्रता का विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। अब बस वही 4 जुलाई को क्या हो रहा है, भारत का जो आज़ादी का यानी कि स्वतंत्रता का जो विधेयक है ये ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हो गया। और जैसे ही पारित हुआ तो 14 अगस्त को सबसे पहला जिद था जिन्ना को हमको अलग पाकिस्तान मिलना चाहिए। 14 तारीख को जिन्ना को पाकिस्तान मिल गया और 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हो गया, भारत को स्वतंत्रता मिली। तो ये था हमारा स्वतंत्रता तक की कहानी। तो इस योजना को एक बार समाप्त करते हैं। तो माउंटबेटन योजना, इसमें बोला गया था कि भारत को आपको एकजुट करके रखना है, तोड़ना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे दंगा बढ़ रहा था, हिंदू मुस्लिम का जिस तरह से लड़ाई हो रहा था, संभव नहीं था कि भारत को एक साथ रखा जाए, जिस कारण से पाकिस्तान का विभाजन करना पड़ा और भारत को आज़ाद करना पड़ा। तो 4 जुलाई को 1947 को स्वतंत्रता का विधेयक संसद में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हो गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग हो गया और 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिल गई। तो ये था आज का वीडियो। आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री आपका ख़त्म होता है, मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म होता है। और अभी कुछ स्टैटिक जीके का पार्ट अभी बचा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री में। स्टैटिक जीके हम लोग कुछ टॉपिक जो याद करने लायक है वो हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। कल एक अंतिम क्लास होगा मॉडर्न हिस्ट्री का, कल अंतिम क्लास। फिलहाल अभी मॉडर्न हिस्ट्री का जो कहानी था देश को आज़ादी तक का कहानी, वो हमारा ख़त्म होता है। कुछ जो फैक्ट्स रह गए हैं जो मतलब स्टैटिक जीके टाइप का, वो हम कल के क्लास में बता देंगे और मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा इसी के बाद। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।